40 मिनट्स का ये लेक्चर होगा। हम लोग कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा मैटर्स हम लोग इंक्लूड कर पाएँ, क्योंकि आज जो विषय हम लोगों ने चुना है अपने आप में बहुत ही विस्तार के साथ में है, और शायद अगर ये एक लेक्चर में कंप्लीट ना हो तो हम लोग अगले लेक्चर में कुछ इसके पार्ट को और भी देखेंगे। डियर फ्रेंड्स, एंगर के विषय में जब बातें होती हैं तो कहा जाता है कि क्रोध को नियंत्रित करो, क्रोध को दबाओ, क्रोध नहीं होने दो। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता है कि क्रोध को दबाने के लिए क्यों कहा जाता है, और सभी जगह पर लोग कहा करते हैं कि नहीं क्रोध मत करो, क्योंकि एंगर जो है सो एक इमोशंस है, यानी कि एक एलिमेंट ऑफ योर माइंड है। अगर हम गुस्सा नहीं करेंगे, क्रोध नहीं आएगा, तो हमें अपने, इसका मतलब कि हम अपने इमोशंस को चेंज कर रहे हैं, और इमोशंस को चेंज करना, हस्तक्षेप करना नॉर्मल हेल्थ का साइन नहीं होता है। सामान्य जो हमारा हेल्थ है वह एक सही नहीं माना जाएगा अगर हम अपने एंगर को सप्रेस करने का कोशिश करते हैं, साइलेंट करने का कोशिश करते हैं, या किसी तरह से उसको चेंज करने का कोशिश करते हैं। सबसे सही बात तो यह होता है कि एंगर को हो जाने दो, निकल जाने दो। लेकिन एंगर के, क्रोध के बहुत सारे परिणाम होते हैं। इसका जो आफ्टर इफेक्ट्स होता है बड़ा खतरनाक हुआ करता है। इसीलिए लोगों ने इसे नियंत्रण करने की बात करी, इसीलिए इसे दबाने की बात करी। एंगर को हम लोग कहते हैं इमोशनल स्टेट दैट ऑकर्स व्हेन समथिंग एक्सपेक्टेड हैपेंस। जो कुछ हमारे विरोध में, हमारे मन के मुताबिक नहीं होता है, हमारे डिस्प्लेजर को, स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डिस्प्लेजर और हॉस्टिलिटी, इसको कहा गया स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डिस्प्लेजर और हॉस्टिलिटी। और इस शब्द का जो रूट है वो अंगार में है, ANGR, अंगार, जिसका मतलब है सौरो, कष्ट होना। अंगार मतलब कष्ट होना, और यह बहुत ही हम लोग सभी जगह पर अंगार को हम लोग फायर भी कहते हैं, आग। यानी कि ये इस इमोशंस का तात्पर्य हम लोगों के जीवन के अंदर में, हमारे अंदर में जो आग है, फायर है, उसके साथ में है। और आप जानते हो कि आग ऐसे नहीं लगता है, आग के लिए एक चिंगारी लगानी पड़ती है। आग के लिए चिंगारी लगानी पड़ती है, चाहे वह छोटा सा चिंगारी हो या बड़े से चिंगारी हो। लेकिन बिना चिंगारी लगाए हुए, बिना उसमें पलिता दिए हुए गुस्सा, क्रोध नहीं आता है। तो कहने का मतलब है इट इज नॉट ए प्राइमरी इमोशंस। यह प्राइमरी इमोशंस नहीं है, यह सेकेंडरी इमोशंस है। जब भी हम सेकेंडरी इमोशंस की बात करते हैं, इमोशंस को दो भाग में हम लोग बांटते हैं। एक प्राइमरी इमोशन माने कि जो स्वतः जनरेट करता है, और दूसरा होता है उसके कारण। तो एंगर को कहा गया कि यह सेकेंडरी इमोशंस है, और यह बाद में उत्पन्न होता है। जैसे कि आप काफ़ी चिंतित हो, आपके मन में कोई डिजायर उत्पन्न हुआ, और उसके कारण आपके अंदर में भय हुआ, उसके कारण में एंजाइटी हुआ, तो ये इसके कारण में आपके अंदर में एंगर उत्पन्न आता है। एंगर के स्टेजेस जो है सो एक जैसे नहीं होते हैं। एंगर के स्टेजेस एक जैसे नहीं होते हैं। एंगर हमेशा वेरिएबल होता है, और यह डिपेंड करता है कि आप किस तरह के सिचुएशन से आप फेस कर रहे हो, किस तरह के सिचुएशन से, किस तरह का आपका ट्रिगरिंग पॉइंट क्या है, आपको गुस्सा, क्रोध दिलाने वाला पॉइंट जो है तो क्या है। और ट्रिगरिंग पॉइंट हर एक व्यक्ति के लिए व्यक्तिगत होता है। ट्रिगरिंग पॉइंट हर एक व्यक्ति के लिए बहुत अलग अलग होता है। जितने भी ज़्यादा सेंसिटिव होंगे, जो व्यक्ति जितना भी सेंसिटिव होगा, उसके अंदर में एंगर उतना ही तेजी से। कहते हैं कि एंगर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सेंसिटिविटी ऑफ द माइंड। यानी कि आप संवेदनशीलता ज़्यादा है तो आप एंगर आपके अंदर में आता है। फिर यह भी कहा जाता है कि एंगर इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेलेक्ट। आपके बौद्धिकता के साथ में एंगर जो है तो जितना बौद्धिकता बढ़ेगा उतना ही एंगर घटेगा।
तो बौद्धिक के साथ में इसका विपरीत संबंध है और सेंसिटिविटी के साथ में आप इसका पॉजिटिव संबंध है, यानी साथ साथ बढ़ता है। इस बात को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। और जब हम रोगियों को देखते हैं तो हमें इस बात को निर्धारित करना पड़ेगा। रोगी से पूछते हैं कि तुम्हारे कैसा गुस्सा आता है, कब आता है, क्या करने पर गुस्सा आता है, तो इस बात को जरूर से ध्यान में रखें कि उसका इंटेलेक्ट लेवल क्या है, क्योंकि बिना इंटेलेक्ट लेवल के एंगर का मूल्यांकन करना, एनालिसिस करना, आपको सही एंगर के विषय में जानकारी नहीं होगा। जिसका इमोशनल स्टेट बहुत ज़्यादा होगा, जिसमें बौद्धिक स्तर कम होगा, आप देखिएगा कि वैसे व्यक्ति में इमोशनल, जो ज़्यादा इमोशनल होगा उसके अंदर में रिएक्टिविटी बहुत जल्दी होती है, वह तुरंत प्रतिक्रिया करता है, क्योंकि बिना सोचे समझे कोई भी प्रतिक्रिया बिना सोचे समझे अगर होगा तो वह उसका इंटेंसिटी ज़्यादा होगा। और जिस में दिमाग लगाना पड़ता है, सोचना पड़ता है, तो उसको कुछ मौका मिल जाता है और उसकी इंटेंसिटी घट जाती है। तो बात हमारा एंगर के आने के संबंध में रहा, लेकिन एंगर ऐसे भी नहीं आता है। जनरली एंगर जो है तो सीधे आप गुस्सा गए, जिसको कि हम लोग एब्रप्ट एंगर कहते हैं। एब्रप्ट एंगर एक स्टेज बनता है और उसके बाद में आप एब्रप्ट होने लगते हैं, है ना। तो एब्रप्ट आपका एक रूब्रिक भी है आपके रिपर्टरी में, और एब्रप्ट का मतलब होता है कि अचानक, विदाउट एनी बैकग्राउंड, बिना किसी बैकग्राउंड के आपके अंदर में चेंजेस आ रहे हैं, हो रहा है, आप उसके लिए उत्तेजित हो जा रहे हैं। एक्साइटेबिलिटी, है ना, एक्साइटेबिलिटी, दीज आर द प्री डिस्पोजिशन फैक्टर्स फॉर द एंगर। प्री डिस्पोजिशन, उसके आने के पहले आपको चिंता है, आपको एंग्विश है, एंग्विश झल्लाहट होती है, कभी कभी छोटी छोटी बातें होती हैं, उसके लिए हमें झल्लाहट होती है, एंगर कहते हैं। दीज आर द प्री स्टेज, एक्साइटमेंट्स, एक्साइटेबिलिटी, नर्वसनेस, ये सब जो है सब प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स फॉर द एंगर हुआ करता है। हम लोगों को इस बात का हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा। एंगर शुड नॉट बी एंड शुड नेवर बी टेकन एज ए इंडिपेंडेंट रूब्रिक्स। इंडिपेंडेंट अवस्था में इसे कभी भी अलग से लेना नहीं चाहिए। इट इज ऑलवेज इट हैज ए बेस, इसका एक किसी न किसी के साथ में इसका संबंध होगा। और अगर आप उस संबंध को नहीं स्थापित कर पाते हो और रूब्रिक्स आपको डायरेक्ट ले लेते हो, तो हो सकता है कि उसके सिचुएशंस में, उसके टोटलिटी में उस रूब्रिक्स का कोई खास महत्व नहीं होगा। ठीक है ना। तो क्योंकि हमें टोटलिटी बनाना, हमारा यूज क्या है इस एंगर को लेने के लिए, इस इमोशंस को सिम्टम्स के रूप में एंगर को हम लेने के लिए हमारा यूज क्या है, हमारा व्यवहार क्या, हम क्या क्यों लेना चाहते हैं। हम इसलिए लेना चाहते हैं कि हम टोटलिटी में इसको कहीं ना कहीं हम इसको जोड़ें। और टोटलिटी का पार्ट बनाना हो तो यह ध्यान में रखना पड़ेगा कि उसका जो जितने भी फाउंडेशन स्टोन है, क्योंकि टोटलिटी के जितने भी सिम्टम्स आप लेते हैं वो हम कहते हैं कि मूल आधार होता है, जीवन का मूल आधार होता है। अगर वह मूल आधार, पिलर ही अगर आपका मजबूत नहीं होगा तो आपका जो सिमिलिमम है वह सही नहीं होगा। हमें इस बात को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। जो हम फाउंडेशन देने जा रहे हैं, जो हम नींव देने जा रहे हैं, वह नींव कितना पक्का बनेगा। और उसका एक एक ईंट का महत्व होता है। नींव में एक एक ईंट का महत्व होता है, एक एक ब्रिक्स का महत्व होता है, एक एक कंपोनेंट का होता है। और अगर एंगर को हमें करना है, और हमें करना ही है, करना इसलिए है कि यह मेंटल जो का एक बहुत ही बड़ा क्षेत्र है, माइंड का बहुत बड़ा क्षेत्र है एंगर, जहाँ की आपको जीवन के जिसको कि शामिल किए बिना आपका काम पूरा नहीं होता है। इसलिए मैं अक्सर एंगर पर थोड़ा सा ज़्यादा समय देता हूँ रोगियों के साथ में, जानने के लिए कि इसका एंगर का स्टेटस क्या है। तो इसके साथ में हम लोग देखते हैं अब एंगर की इंटेंसिटी आती है। और इंटेंसिटी में अगर के क्रम में हम देखेंगे, एंगर ऐसे ही सीधे किसी के साथ में ये ग्रेजुअल डेवलपमेंट होता है, किसी के साथ में एब्रप्ट होता है। अगर ग्रेजुअल डेवलपमेंट होता है तो वह स्टेजेस को क्रॉस करता है। एक बात पर एंगर हुआ, जैसे कि किसी को एक छोटी सी बात हुई, बच्चे लोग तंग करते हैं तो हम थोड़ी सी झल्लाहट होती है, कुछ काम में व्यस्त है, कोई आदमी हमको हमारे पास में आया और बीच में कॉन्ट्रडिक्ट किया तो थोड़ी सी झल्लाहट होती है ना। ये झल्लाहट होने की आदत अगर यह
इंटेंस होता चला जाए, बढ़ता चला जाए, तो धीरे धीरे यह एंगर का रूप लेने लगता है। तो एंग्विश फॉलोड बाय द एंगर, और एंगर जो है सो एक सिंपली एक कहते हैं कि सोरिक स्टेट है, यानी कि आ गया है ना, एंड इट गोज अवे। लेकिन एंगर जब आपके अंदर में स्टे करने लगेगा, रुकने लगेगा, एंगर होना तक तो हम सामान्य हैं, नॉर्मल है, होना ही चाहिए, नहीं होंगे तो हम स्वस्थ नहीं रहेंगे, बीमार पड़ जाएंगे, हमारा स्वास्थ्य, हमारे शरीर में किसी न किसी तरह का हरकत होगा, मन में हरकत होगा, शरीर में हरकत होगा। लेकिन यह जैसे ही हम इस स्टेज को क्रॉस करते हैं, जैसे ही हम स्टेज को क्रॉस करते हैं, तो हम एंगर से आप आगे बढ़ते हैं, तो हम हमारे अंदर में रेज आता है। रेज माने उसमें चिंगारी लगता है, उसके अंदर में चिंगारी लगता है, आग के जैसा वो जलता है, और जलता है तो उसके मैनिएकल, हम उसके बाद में हम पागल होने लगते हैं। तो इसके बाद एंगर, एंग्विश, एंगर, मैनिएकल, ये सॉरी रेज, फरी एंड मैनिएकल, ये स्टेजेज है जो आप रिपर्टरी में देखिएगा, अलग अलग जगहों पर अलग अलग ढंग से इसको लिखा हुआ, अलग अलग एक्सप्रेशंस को लिखा गया। जैसे ग्राइंडिंग टीथ मैनिएकल रेज ड्यूरिंग, दांत के चैप्टर में जाइएगा, टीथ चैप्टर में, तो वहां पर ग्राइंडिंग है, ग्राइंडिंग में लिखा है मैनिएकल रेज ड्यूरिंग। मैनिएकल रेज, मैनिएकल मतलब कि एक पागलपन जैसा, ऐसा कि पागलपन के जैसा, दैट इज द एक्सट्रीम ऑफ द एंगर, दैट इज द एक्सट्रीम ऑफ द एंगर। अब हम लोग एक चीज को और देखें कि ये एंगर का बेसिक क्या क्यों होता है। तो साइकोलॉजी में 3 आधार बताया है बेसिक टाइप्स का। एक कहते हैं डिफेंस मैकेनिज्म। डिफेंस मैकेनिज्म, जब हम अपने आप को समझते हैं कि किसी हम कहीं फंस गए हैं, कहीं हमको खतरा हो गया है, तो उस समय भी हम एक एंगर एक्सप्रेस करते हैं। दिस इज द डिफेंस मैकेनिज्म के रूप में आता है। दूसरा जो होता है हमारा रिएक्शंस टू द इंटरप्रिटेशंस ऑफ द इवेंट। अभी कोरोना चल रहा है, हम लोग घर में बैठे हैं, हमारी प्रतिक्रिया होगी, दिस इज द अनदर टाइप, बिकॉज वी आर समवेयर वी आर फीलिंग हेल्पलेस। हम कहीं ना कहीं तक से अपने को हेल्पलेस है। जो आदमी इसमें आनंद ले रहा है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको गुस्सा नहीं आ रहा है। लेकिन जो आदमी को इसका अच्छा नहीं लग रहा है, और खास करके आप ट्यूबरकुलर पेशेंट्स को देखिएगा, यानी कि ट्यूबरकुलर माइग्रेन के पेशेंट्स को, और टीबी ट्यूबरकुलिनम में देखिएगा, फास्फोरस में देखिएगा, इन सारे रोगियों में आप देखिएगा कि उनके अंदर में एक जो कि वो ट्यूबरकुलर बेस उसके अंदर में ज्यादा है, वो लोग ट्रैवल डिजायर टू यानी कि कॉस्मोपॉलिटन, घर में कहां से बंद होकर के रह सकते हैं, उनको कहीं वो सेकेंड ग्रेड में आते हैं, रिएक्शन टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ द इवेंट के अंदर में आते हैं। ये हमें समझना होगा। और एक एंगर होता है जो कि क्लोजली एसोसिएटेड टू द इमोशंस होता है, आपके पर्सनैलिटी से होता है। हम लोग भगवान परशुराम का नाम जानते हैं और वह उनकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स है, यानी कि वह एंगर के ही रूप में व्यक्त होता है। तो एक रिएक्टिविटी है, दूसरा हमारा डिफेंस मैकेनिज्म है, और तीसरा हमारा पर्सनैलिटी ट्रेट के रूप में आता है। हमें इस बात को निर्धारित करना पड़ेगा। अगर पर्सनैलिटी ट्रेट में आया तो वह मैग्नेटिक फैक्टर को इंडिकेट करेगा। फर्स्ट फेज का जो एंगर है, थ्रेटेंड स्टेट और ट्रैप्ड स्टेट्स या डिफेंस मैकेनिज्म से लेकर के आता है। यह आपका एक प्राइमरी स्टेज का एंगर, प्राइमरी स्टेज का एंगर के अंदर में आएगा। तो साथियों, इस बात को हम एनालिसिस करना सीखें। रूब्रिक्स को ऐसे ही नहीं ले लेना है, कोई भी विषय को ऐसे ही नहीं लेना हो। लोग पूछते हैं कि सर इसका क्या रूब्रिक्स होगा। अरे रूब्रिक्स नहीं बनाओ ना, पहले तो यह बात समझो कि है क्या, यह जानने का जरूरत है क्या, है ना। सो कहते हैं कि जब एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं करता है, एक्सपेक्टेशंस नहीं मीट करता है, तो हमें एंगर आता है। अब एंगर आ गया, अब हम हमारे अंदर में एंगर कितना देर ठहरेगा। अब प्रश्न होता है एंगर आ गया तो कितने देर ठहरेगा। यह क्षणिक होगा, परसिस्टिंग होगा, ब्रूडिंग होगा, या एक कंटिन्यूअसली बना ही रहेगा, है ना। इसको भी हमें एनालिसिस करने का जरूरत है। आया गया, है ना, आया गया, हो गया, ठीक है, ये सोरिक नेचर का है। एक ब्रूडिंग नेचर में चले गए, मोर्निंग में चले गए और कहे मेरे को क्या हो गया, लैमेंटिंग में चले गए,
तो लैमेंटिंग में चले गए तो ये एंगर बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपका साइकोटिक लेवल पर चला जाता है, और एंगर के बाद में आपका एक्सप्रेसिव स्टेज में आ जाता है, यानी कि उसका प्रकटीकरण, आप उसको कैसे उस एंगर का प्रदर्शन करते हो, है ना। प्रदर्शन के बाद मैं भी और आगे बताऊंगा कि प्रदर्शन की बातें हम कैसे करते हैं। अगर प्रदर्शन की बात आती है यानी कि उसमें एक्शन आ जाता है, तो एंगर एट द फिजियोलॉजिकल लेवल, एंगर एट द फंक्शनल लेवल एंड एंगर एट द एक्टिविटी लेवल, दैट इज गोइंग टू, जो कि आपको स्ट्रक्चर को डैमेज कर सकता है, वह यह 3 स्टेज है। इसलिए यह एंगर के हमें निर्धारित कर लेना चाहिए कि हमारे अंदर में अगर सोलिक स्तर का एंगर है तो चलो रहने दो, नहीं भी हम टोटलिटी में काम करते हैं तो चलेगा। साइकोटिक स्टेज का है तो सिफिलिटिक स्टेज का है तो हमें उसको समाहित करना चाहिए। एक कहा जाता है कि ये कंप्लीटली हम लोग ने अभी देखा कंप्लीटली नॉर्मल फीलिंग्स है, कंप्लीटली नॉर्मल फीलिंग्स है, और एंगर का रिस्पॉन्स जो है सो हमें ज़्यादा है। और आपके रिपोर्टरी में जो मुख्यतः रूब्रिक्स जो जुड़े हुए हैं, खाली माइंड चैप्टर के अंदर में मत समाहित रहिएगा, क्योंकि अगर माइंड में रहिएगा तो बहुत सारे एंगर के पार्ट को आप नहीं देख पाइएगा, और खास करके सिफिलिटिक एंगर को तो आप देख ही नहीं पाइएगा, क्योंकि सिफिलिटिक एंगर जो है सो आपको हमेशा डिफरेंट पर्टिकुलर चैप्टर्स में जाएगा। जब लोकलाइजेशन होता है, एंगर का लोकलाइजेशन होना, एंगर के समय में छाती में दर्द हो रहा है, एंगर के समय में पसीना आ रहा है, ऐसे रूब्रिक्स आप कहाँ भी खोजेंगे? हाँ, चेस्ट पेन ड्यूरिंग एंगर, हाँ, palpitations ड्यूरिंग एंगर, ठीक है। तो ये सब कहाँ खोजिएगा? माइंड में तो नहीं मिलेगा, आपको तो जाना पड़ेगा चेस्ट चैप्टर में, आपको जाना पड़ेगा पर्स्पिरेशन चैप्टर में, आपको लैट्रिन लग जाता है, भूख लग जाता है, कहाँ जाइएगा? स्टोमक में जाना होगा, एब्डोमेन में जाना होगा, यानी कि हर एक चैप्टर जो है सो आपका संबंधित हो जाता है, जुड़ जाता है जब आप एंगर के साथ में जोड़ते हैं। और शायद ही कोई दूसरा इमोशन जो है जो कि इतना ज्यादा किसी अन्य चैप्टर के साथ में जुड़ता है। बहुत सभी इमोशंस नहीं करते हैं, लेकिन यही चीज जो है, एंगर जो है सो मुख्यतः आपके रिपोर्टरी में भरा हुआ है, अलग अलग। इसीलिए साथियों एक बात का ध्यान में रखना है, माइंड को देखना है तो माइंड चैप्टर से भी बाहर निकलने का कोशिश करो, माइंड चैप्टर से भी बाहर निकलने का कोशिश करो, और माइंड को दूसरे चैप्टर में देखने का कोशिश करो। माइंड को जब आप दूसरे चैप्टर में देखोगे तो माइंड का कंप्लीटनेस होगा, बिकॉज माइंड एंड बॉडी इफ दे डोंट कोऑर्डिनेट विथ ईच अदर द सिम्टम्स इज नॉट गोइंग टू बी कंप्लीट। क्योंकि ये दोनों को साथ साथ रहना है। पति पत्नी झगड़ा करेंगे, टकराएंगे, और दोनों को अलग तो नहीं होंगे, सब टकरा करके फिर एक जगह पर आएंगे। तो रहना है तो हमें इसको अलग नहीं करके देखना है, फिजिकल के साथ में जोड़ करके देखना है, और यह आपके लिए नेचुरल एक्सप्रेशन ऑफ द एंगर दिखलाई पड़ेगा। और जब नेचुरल एक्सप्रेशन ऑफ द एंगर दिखलाई पड़ता है तो आपके सिम्टम्स जो हैं सो काफ़ी सटीक हो जाते हैं, काफ़ी नज़दीक हो जाते हैं, और इससे आपका प्रयास काफ़ी अच्छा होता है। तो हमने बताया कॉग्निटिव रिस्पॉन्स, जो एंगर का जो कॉग्निटिव मतलब कि एंगर के कारण जो प्रतिक्रिया है उसका 3 तरह से हम लोग देखते हैं। एक एक्सप्रेसिंग एंगर होता है, एक सप्रेसिंग एंगर होता है, एक कामिंग एंगर होता है। एक्सप्रेसिंग एंगर मतलब एक्सप्रेस करने वाला एंगर, है ना। सप्रेसिंग एंगर जिसको कि हम लोग अंदर दबाने का कोशिश करते हैं। कामिंग एंगर जिसको कि हम असर्टिव होता है ना। तो ये जो है सो तीनों जो है सो हमारे मेंटल पर्सनालिटी के आधार पर डिपेंड करता है। अगर हम रिएक्टिविटी हैं तो हमारा एक्सप्रेसिव एंगर होगा, और अगर हम सप्रेसिव हम अपने अंदर में इंट्रोस्पेक्शन हमारे अंदर में ज़्यादा होगा तो हमारे अंदर में सप्रेसिंग एंगर होगा, और अगर हम एक लाइकोपोडियम टाइप के पर्सनैलिटी होंगे तो हमारे अंदर में कामिंग एंगर ज़्यादा पाया जाएगा। एंगर जो है सो मुख्यतः मैंने पहले भी चर्चा किया था कि इसके साथ में लैक ऑफ
रीजनिंग, एंड इसके अंदर में एक होता है हाइटेंड सेंस ऑफ पावर। आग जो है, आग में जितनी गर्मी होती है उसमें आग को पता नहीं होता है कि मैं क्यों जल रहा हूं, क्योंकि उसमें लैक ऑफ रीजनिंग नहीं है, रीजनिंग नहीं होता है, कारण नहीं होता है। कभी कभी कोई पेशेंट बोलेगा कि आप पूछते हो कि क्यों गुस्सा हो जाते हो, क्यों गुस्सा हो जाते हो, गुस्सा होने का कारण क्या है, तो कहेगा, बहुत देर सोचेगा, उसके बाद कहेगा कि इसके कारण गुस्सा हुआ। बिकॉज दे डोंट नो व्हाई दे हैव बिकम एंगर। एग्जैक्ट रीजन पर पहुंचना इट इज वेरी डिफिकल्ट। तो क्या होता है, इसलिए कि एक चिंगारी लगी, आग जला, और उस समय में जब चिंगारी लगी थी, उस समय में कैसे चिंगारी लगी थी, इसलिए लैक ऑफ रीजनिंग, क्लैरिटी और जजमेंट नहीं होता है, तो उसके लेकिन इसका हाइटेंड सेंस होता है। तो जहां भी रीजनिंग कैपेसिटी कम हो, इंटेलेक्ट अंडरस्टैंडिंग की कैपेसिटी कम हो, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स नहीं होगा और जजमेंटल एबिलिटी नहीं होगा, तो हमारे अंदर में एंगर का जो प्रकाष्ठा है वह देखने को मिलता है। एंगर में कहा जाता है कि हमारे एड्रेनलिन ग्लैंड्स को सिक्रेट करता है और उससे हमारा हार्ट रेट हमारे, वह कब करेगा, जब वह उसको एक्टिवेट करने, स्टिमुलेशन ज़्यादा हो जाएगा, फिजियोलॉजिकल स्टिमुलेशन ज़्यादा हो जाएगा, तो हमारे एड्रेनलिन जो है सो सिक्रेशंस बढ़ जाते हैं, और जहां एड्रेनलिन सिक्रेशंस बढ़ना शुरू हो गया, आपके फिजिकल एंगर्स दिखलाई पड़ने लगते हैं, इंक्रीज्ड हार्ट रेट्स दिखलाई पड़ेगा, आपके रिस्पांस जो है सो अलग अलग ढंग के शारीरिक रिस्पांस आपको दिखलाई पड़ने लगते हैं। एंगर को हम लोग ये भी कहते हैं पैसिव एग्रेसिव बिहेवियर। एंगर को हम लोग पैसिव एग्रेसिव बिहेवियर बोलते हैं। पैसिव एग्रेसिव बिहेवियर का मतलब ये होता है एक बिहेवियर जो कि हमारे अंदर में है, वह कैसा बिहेवियर है, एग्रेसिव, किसी चीज का प्रतिकार करने का, किसी चीज का विरोध करने का। ये हमारे सभी के अंदर में होता है। हम लोग किसी भी बुरे चीज को और हमारे मन की स्थिति के सेटअप के अगेंस्ट किसी भी चीज को टॉलरेट नहीं के बाहर जो भी होगा और उसको एक्सप्रेस करेंगे, वह एक्सप्रेशन जो है सो हमारे एग्रेशन होगा। तो मेंटल एग्रेशन का पैसिव बिहेवियर ये बनता है, और ये हम लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट साइन बनता है हम लोगों के अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो एक बात को दिमाग में रखना है कि एंगर जो है सो पैसिव एग्रेसिव बिहेवियर के रूप में भी है, और इसका ये हमारे सेकेंडरी इमोशंस के रूप में हमारे पास में हमेशा आ रहा है। प्राइमरी और सेकेंडरी को तब तक आप नहीं समझोगे जब तक कि उसका प्राइमरी चीज को आप नहीं समझे हो। तो कंप्लीमेंट, प्राइमरी के बाद में ही सेकेंडरी की बात आती है, और प्राइमरी और सेकेंडरी को मिलाए बिना वह कंप्लीट नहीं हो पाता है। तो कंप्लीटनेस ऑफ द इंफॉर्मेशन कहा गया ना कि सिम्टम्स का कंप्लीटनेस कैसे होता है। आप कहते हो कि लोकेशन सेंसेशन माइंड में कैसे लोगे लोकेशन, मैं नहीं कह रहा हूं कि माइंड में लोकेशन खोजो, लेकिन माइंड में भी लोकेशन खोजना पड़ेगा। लोकेशन कहाँ है, जहां से वह शुरू हुआ है, प्राइमरी स्टेज है उसका लोकेशन है, सेंसेशन उसका टाइप हुआ, और मॉडलिटी उसका जिसके कारण से हो रहा है। तो लोकेशन, सेंसेशन एंड मॉडलिटी यहाँ भी खोजो, मेंटल सिम्टम्स में भी खोजने का प्रयास हमें करना चाहिए। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना इसके हम लोग अपने चीज को पूरा नहीं कर सकते। मैं फिर नेक्स्ट स्टेज में आ रहा है हम लोग एग्रेसिव एंगर, पैसिव एंगर और असर्टिव एंगर, तीन जनरल टाइप ऑफ द एंगर की ओर मैं आ रहा हूँ अभी। तीन, क्योंकि समय हम लोग का पूरा हो रहा है। एग्रेसिव एंगर, एंगर एक्सप्रेस्ड डायरेक्टेड टू द अदर प्रोसेसेस, खास करके किसी को अपनी बात को, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए, किसी पर अपना फिजियोलॉजिकल ये दिखलाने के लिए, तो वह एग्रेसिव होता है। पैसिव एंगर होता है, इंटरनलाइज्ड होता है, और असर्टिव एंगर होता है। तो तीन टाइप के एग्रेसिव, पैसिव और असर्टिव एंगर, ये तीन जनरल एक्सप्रेशंस ऑफ द एंगर आपको देखने मिलेंगे। आइए हम लोग थोड़ा सा एग्रेसिव का वर्बल एक्सप्रेशन, शट अप, गेट लॉस्ट, यू विल बी सॉरी, ये क्या है, वर्बल एक्सप्रेशन ऑफ द एग्रेसिव एंगर। चुप हो जाओ, आपके मुंह से गाली निकल जाता है, दैट इज द एग्रेसिव एंगर, है ना, एग्रेसिव। इसका नॉन वर्बल प्रेजेंटेशन होता है। आप किसी को उंगली दिखाते हैं,
किसी को आंख तरेड़ करके देखते हैं, है ना, गुस्सा होता है तो आंख तरेड़ करके देखते हैं, और ऐसा लगता है कि आप उसको मारने के लिए जा रहे हैं, अपने आर्म्स को ऐसे क्लोज कर लेते हैं, अपने ऐसे करके बैठ जाते हैं, है ना, फिंगर्स को क्लेंच कर लेते हैं, है ना, गुस्से में दांत को खींच लेते हैं। These are the aggressive non-verbal expressions of the anger. These are the mental symptoms. और यह आपको जो है symptoms, sitting cross-legged, tightened with the, it is not सिपिया sir, because it is something else. बहुत ही सिपिया जो है सो एक गुस्सा के कारण क्रॉस लेग करके नहीं बैठता है, दूसरा कारण से उसको एक फियर के कारण बैठता है। सिपिया फियर के कारण क्रॉस लेग बैठता है, लेकिन क्रॉस लेग पैर को क्रॉस करके बैठ रहे हैं, यह एंगर आपका एक्सप्रेसिव एंगर है और एग्रेसिव नेचर का है। दूसरा आता है हमारा पैसिव एंगर। पैसिव एंगर, आई एम सॉरी टू टेल यू दैट यू हैव नॉट डन गुड टू मी, आई एम नॉट हैप्पी, यू हैव चीटेड मी। आप बहुत साइलेंटली पोलाइटली बोलते हैं, दिस इज पोलाइट एक्सप्रेशन ऑफ द एंगर। आप गुस्से में हो लेकिन उसके जैसा सटअप नहीं बोल रहे हो, आप बोल रहे हो आई एम सॉरी, मैं ये, और मैं नहीं चाहता हूं कि आगे से तुम इस बात को रिपीट करो, प्लीज डोंट गेट एंग्री और अपसेट विथ मी, मेरे से गुस्सा मत हो। एंगर तो हो रहे हो तुम, दूसरे को कह रहे हो कि एंगर मत हो। और इसका नॉन वर्बल एक्सप्रेशन, लिप्स को बाइट कर रहे हैं, जीव को बाइट कर रहे हैं, ऐसे अंदर ही अंदर, और अपने बहुत सॉफ्ट वॉइस में मुंह के पीछे में कुछ कुछ बोलते रहते हैं, बुदबुदाते रहते हैं। दीज आर द पैसिव एक्सप्रेशंस ऑफ द एंगर। थोड़ा सा बॉडी लैंग्वेज को देखने का कोशिश कीजिए, बॉडी लैंग्वेज का देखने का कोशिश कीजिएगा, और आपको मटरिंग आपको बहुत सारे रूब्रिक्स है रिपोर्टरी में, ढूंढते जाइए, आपको रिपोर्टरी में यह मिलता जाएगा। एक आता है असर्टिव एंगर। आप बात को समझाने के टोन में बोलते हो, असर्टिव। आई फील दैट यू शुड हैव नॉट डन दिस, आई फील you know that I get angry with this, so don't try to disturb me. I would like to tell you that I don't understand why you have done. This is the assertive. आप समझाने के टोन में बोलते हो, लेकिन गुस्से में बोल रहे हो, समझाने के टोन में बोल रहे हो। और इसका नॉन वर्बल होता है, आप एक डायरेक्ट आई कांटेक्ट करते हैं, भाषा को, आवाज को थोड़ा सा एक मॉड्यूलेट करके बोलते हो, भाषा को तोड़, एक मॉड्यूलेट करके, मतलब कि मैं सोचता हूँ कि आप ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं बार बार आपको यह बता रहा हूँ, यह जो बात आपने किया है वह अच्छा नहीं है। दिस इज द नॉन वर्बल एक्सप्रेशन ऑफ द मॉड्यूलेटेड वॉइस, है ना, मॉड्यूलेटेड वॉइस। तो इस तरह का गेस्चर्स, आप बहुत सारे गेस्चर्स आप देखिएगा आपके रिपोर्टरी में, मेंटल चैप्टर के अंदर में एक गेस्चर्स एक अलग ही चैप्टर है, हाँ, लेकिन यह गेस्चर चैप्टर्स आपको फिजिकल गेस्चर्स को देखने के लिए जाना पड़ेगा, है ना। जैसे गुस्से में आप कुछ और कर रहे हैं, तो दीज आर द एक्सप्रेशंस दैट वी शुड थिंक ऑफ व्हेन यू आर लुकिंग एट द एंगर। एंड देयर आर we are now approaching to the close of this session because time limits के कारण हम लोग को हाँ खत्म हो चुका है हम लोग का टाइम। So we shall continue some aspects, more aspects of the anger in our next lecture. हम लोग कुछ के साथ में देखेंगे। Thank you all.